नमस्कार एस्पिरेंट्स। न्यूज़ टुडे के 15 जुलाई के अंक में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रमुख खबरों में पहली खबर जुड़ी हुई है सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। इसी के साथ भारत ने 50% गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह है हमारी आज की दूसरी प्रमुख खबर। साथ ही ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के बारे में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा चर्चा की गई, इसलिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए इस योजना के बारे में जानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ भारत पर अमेरिकी प्रशुल्क का क्या प्रभाव होगा, इसकी चर्चा करती है नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट। तो ये वो सारी सूचनाएं हैं या वो सारे न्यूज़ आर्टिकल हैं जिन्हें हम प्रमुख न्यूज़ में पढ़ेंगे, और साथ ही संक्षिप्त सुर्खियों में टेलिस्मैन सेबर अभ्यास, नकली सामान, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इत्यादि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की पहली प्रमुख खबर। आज की पहली प्रमुख खबर जुड़ी हुई है सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। मामला कुछ इस प्रकार बनता है कि वजाकत खान नामक एक व्यक्ति जो कोलकाता निवासी थे, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की जाती है और इस याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ टिप्पणी की गई, जिसके चलते ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस प्रकार की टिप्पणी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आज के समय में जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया के समय में जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार करें तो नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि नागरिक आत्म संयमित एवं नियंत्रण बरतते हुए अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें। और ऐसा इसलिए कहा गया ताकि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही घृणा को कम किया जा सके और नागरिकों के बीच एकता एवं भाईचारे के भाव को बढ़ाया जा सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर कुछ और टिप्पणियां भी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, अपनी बात रखना एक अलग बात है, लेकिन अपनी बात इस तरीके से रखना कि वो किसी अन्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए, किसी अन्य के अधिकारों को हानि पहुंचाए, ये उचित नहीं है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जब इस प्रकार की प्रवृत्तियां बढ़ती है तो अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ती है और कानून व्यवस्था पर भी बोझ बढ़ता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अगर सोशल मीडिया पर नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय नियंत्रण नहीं रख पा रहे तो ऐसे में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में राज्य को किसी भी दुर्भावना वाली प्रवृत्तियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 19 यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी टिप्पणी की और कहा कि हमारा जो संविधान है उसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हैं। अच्छा, मौलिक अधिकारों को हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ढंग से लागू करते हैं। यहाँ पर समझने की बात है कि जब हम ऊर्ध्वाधर या वर्टिकली लागू करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है। हम सब ने मूल अधिकारों को पढ़ा है। मूल अधिकारों के संदर्भ में व्यवस्था क्या है कि जब नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन राज्य की कोई एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट करे तो नागरिकों को ये अधिकार है कि वो उसके खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गुहार लगा सकते हैं। इसी सुरक्षा को हम वर्टिकल सुरक्षा के नाम से या वर्टिकल प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हॉरिजेंटल एप्लीकेशन। अब मूल अधिकारों के संदर्भ में प्रक्रिया का हॉरिजेंटल एप्लीकेशन क्या है कि जब मूल अधिकारों के संदर्भ में एक नागरिक या किसी निजी
इकाई के द्वारा दूसरे नागरिक या निजी इकाई के अधिकारों को हनन किया जाता है, तो ऐसे में जब उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की बात की जाए तो हम इसे मूल अधिकारों के हॉरिजेंटल एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं उसकी चर्चा करूं, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे मूल अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं ही जो हॉरिजेंटली अप्लाइड होते हैं, अर्थात जैसे आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता के अधिकार की बात करता है, आर्टिकल 23, 24 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बाल शोषण पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें सुरक्षा सिर्फ राज्य या राज्य की एजेंसी के खिलाफ नहीं बल्कि किसी निजी इकाई या नागरिक के द्वारा भी दूसरे के अधिकारों का हनन किया जाता है तो मामला बनता है। लेकिन प्रमुख विचारणीय मामला ये है कि जब आर्टिकल 19 जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, तो ऐसे में जब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो तो हम मामला किसके खिलाफ बना सकते हैं? क्या मामला केवल राज्य या राज्य की एजेंसी द्वारा ऐसा किया जाए तभी बनेगा, या एक नागरिक या निजी इकाई द्वारा दूसरे की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचा जाए तो भी मामला बन सकता है? तो इस मामले में हम देखते हैं कि वर्ष 2023 में कौशल किशोर केस बनाम यूपी राज्य मामला आता है और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णय दिया जाता है और कहा जाता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जो जीवन की सुरक्षा का अधिकार है उसके मामले में हॉरिजेंटल एप्लीकेशन लागू किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी निजी इकाई और एक नागरिक के द्वारा किसी अन्य निजी इकाई या नागरिक के अधिकारों का हनन किया जाता है और वो हनन आर्टिकल 1921 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मूल अधिकारों का हॉरिजेंटल एप्लीकेशन काम करेगा। तो अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि अगर इस प्रकार के मामले आते हैं तो मुकदमेबाजी को बढ़ाते हैं, कानून व्यवस्था पर बोझ बढ़ाते हैं। साथ ही जब ऐसी स्थिति होंगी तो राज्य को अधिकार है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को वो रोके। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि आर्टिकल 19 जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, इसमें ना सिर्फ वर्टिकल एप्लीकेशन लागू होगा, अर्थात सिर्फ राज्य के खिलाफ ही सुरक्षा नहीं होगी, अपितु एक नागरिक की दूसरे नागरिक या निजी इकाई के द्वारा अगर अधिकारों का हनन होता है तो इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ये सारी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सकारात्मक ढंग से बढ़ा रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हमें ये देखने को मिलता है कि लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, और इसमें भी वो व्यक्ति नहीं जो पहले से बोलने का सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं, बल्कि वो समुदाय जो हाशिए पर है, जिनका प्रतिनिधित्व अब तक कम रहा है। तो आप देखोगे कि सोशल मीडिया उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार देता है। साथ ही सहभागितापूर्ण लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? सोशल मीडिया पर किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा शुरू होती है, विचार विमर्श शुरू होता है और लोग उस विमर्श का हिस्सा बन पाते हैं। तो यह सहभागितापूर्ण लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। और साथ ही आज के समय में सोशल मीडिया पर जब लोग चर्चा करते हैं, किसी भी मुद्दे पर सरकार के पक्ष में या विपक्ष में लामबंदी करते हैं, तो इससे हम देखते हैं कि शासन प्रशासन और सरकार के स्तर पर भी जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता बढ़ती है। लेकिन सोशल मीडिया के जहां सकारात्मक पक्ष हमें देखने को मिलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे सोशल मीडिया में गलत या भ्रामक तरह की या फेक न्यूज़ फैला दी जाती हैं, जिनसे कई बार हम देखते हैं कि दहशत का माहौल होता है, दंगे, हिंसा या कुछ लोगों को अपने जीवन को भी गंवाना पड़ता है। साथ ही सोशल मीडिया पर अनामता का सिद्धांत काम कर रहा है, यानी आप स्क्रीन के पीछे बैठकर दूसरे व्यक्ति पर कमेंट कर रहे हो, किसी प्रकार की टिप्पणी पास कर रहे हो। अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि ऑनलाइन उत्पीड़न बढ़ता है, ट्रोलिंग बढ़ती है, दुर्व्यवहार बढ़ता है, और जो व्यक्ति इस प्रकार की प्रवृत्तियों से पीड़ित है वो सामाजिक और मानसिक रूप से प्रभावित हो जाता है। और साथ ही एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह भी हमें देखने को मिलते हैं। एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? हर एक
सिस्टम को काम करने के लिए एल्गोरिदम डेवलप करवाई जा रही हैं। ये एल्गोरिदम ही कुछ व्यक्ति ही डेवलप कर रहे हैं, उनके पूर्वाग्रह का प्रभाव हमें एल्गोरिदम में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ये एल्गोरिदम किस प्रकार से काम करती है, आपने कभी अनुभव किया होगा कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जो आप सर्च करते हो, जिस प्रकार का कंटेंट आप सर्च करते हो, बार बार उसी प्रकार की विषय सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। इसे इको चैम्बर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इको चैम्बर क्या? जब आप किसी चैम्बर में जो खाली है आवाज देते हैं तो आवाज वापस आप ही के पास लौट कर आती है। तो कुछ इसी प्रकार का प्रभाव हमें एल्गोरिदम का देखने को मिलता है। अर्थात जिस प्रकार का कंटेंट आप देखना शुरू करते हैं, सर्च करते हैं, बार बार उसी प्रकार का कंटेंट आपको परोसा जाता है। सोचिए, किसी व्यक्ति में किसी जाति, धर्म, किसी लिंग को लेकर कोई विशेष प्रकार का पूर्वाग्रह है, वो उस विशेष प्रकार की विषय सामग्री देख रहा है, तो एल्गोरिदम उसे उसी प्रकार की विषय सामग्री को भेजती है या प्रस्तुत करती है, जिससे उसका ये बायस और भी प्रखर या पक्का हो जाता है। तो ये सारे लिमिटेशन, ये सारा नकारात्मक पक्ष भी हमें सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का देखने को मिलता है। अब सोशल मीडिया सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये आर्टिकल स्पेसिफिकली सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जोड़ने का काम कर रहा है। अर्थात पॉलिटी में भी यहाँ से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इस टॉपिक को इसी अप्रोच के साथ आपको देखने की आवश्यकता है। तो ये थी आज की हमारी पहली प्रमुख न्यूज जो जुड़ी हुई है सोशल मीडिया एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर, और ये दूसरी प्रमुख खबर जुड़ी हुई है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से। अब ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते क्या हैं, इस पर विचार करें। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। हाल फिलहाल में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII की बिजनेस समिट में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये कहा गया कि भारत ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले समय में भारत को विश्व से अधिक कैपेसिटी सेंटर्स को अपने यहाँ आकर्षित करना है। तो आवश्यक है कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर कार्य करें और उनके द्वारा अत्यधिक डिटेल में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की भारत में स्थिति क्या है, इन सब मामलों पर भविष्य का क्या रोड मैप हो सकता है, चर्चा की गई, जिसके चलते ये न्यूज़ आर्टिकल चर्चा में रहा। अब उन्होंने ये भी कहा कि भारत में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भारत में आकर्षित करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। अब ये फॉर्च्यून 500 कंपनियां क्या हैं? 500 कंपनियों की एक सूची होती है जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कंपनीज होती हैं। इन कंपनीज में से लगभग 50% ने भारत में अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर ऑलरेडी स्थापित कर लिया है। हमारी वित्त मंत्री जी का कहना है कि अब जो बची हुई 50% फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनको भी हमें आकर्षित करना है ताकि भारत में वो अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो विगत वर्ष गया है उसमें भारत में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित होने की दर काफ़ी प्रेरणादायक रही। उन्होंने कहा कि भारत में 2024 में हर सप्ताह औसतन एक नया ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित हुआ है। अर्थात इस समिट में जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं उनके द्वारा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में भारत की स्थिति क्या है और भारत अपना भविष्य किस प्रकार से देख रहा है, इसके बारे में चर्चा की गई, इसलिए ये न्यूज़ आर्टिकल चर्चा में रहा। अब आपने ये तो सुना कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, जिन्हें हम कैप्टिव सेंटर्स भी कहते हैं, के बारे में हमारा रोडमैप क्या है और हमारी स्थिति क्या है। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स होते क्या हैं ये, जिन्हें इन हाउस सेंटर या कैप्टिव सेंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको समझना बड़ा ही सरल है। जो वैश्विक कंपनीज होती हैं, जहां पर वो रजिस्टर्ड होती हैं या जिस देश में की मूलतः वो कंपनीज होती हैं, उस देश से बाहर किसी अन्य देश में अपना वो एक केंद्र स्थापित करती हैं, उसी केंद्र को हम ग्लोबल
कैपेसिटी सेंटर के नाम से जानते हैं। ये केंद्र ये क्यों स्थापित करती हैं? कुछ बैकएंड सेवाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनीज किसी अन्य स्थान पर ऑफशोर या किसी अन्य स्थान पर, अन्य देश पर अपना ये सेंटर स्थापित करती हैं। अब किस प्रकार की सेवाएं? हो सकता है आईटी सेवाओं के मामले में, हो सकता है आरएनडी के मामले में, हो सकता है ग्राहक सेवाओं के लिए ये अपना कैपेसिटी सेंटर किसी अन्य देश में स्थापित कर दे और वहां से ये सारी बैकएंड सर्विस उस वैश्विक कंपनी को मिलती रहे। तो इसी को ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के नाम से जाना जाता है। अर्थात वैश्विक कंपनियों द्वारा बनाए गए ये वैश्विक केंद्र होते हैं जो मूल कंपनी को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं, जैसे आईटी सेवाएं, अनुसंधान और विकास, ग्राहक सेवाएं इत्यादि। और ये जो कंपनी है उसके आंतरिक ढांचे का हिस्सा होते हैं। अब आपके मन में एक बड़ा प्रश्न ये होगा कि आखिर वैश्विक कंपनियां ऐसा कर क्यों रही हैं? जहां उनका हेडक्वार्टर है या जिस देश की वो मूल कंपनी है वही क्यों नहीं इस प्रकार के सेंटर स्थापित कर लेती? इसके विभिन्न कारण हैं। देखिए, ये जो वैश्विक कंपनियां हैं वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बनाना चाहती, वैश्विक स्तर की ऑब्जर्वेशन इनको चाहिए। तो अगर इनके कैपेसिटी सेंटर अलग अलग स्थानों पर हैं तो ये प्रभाव सृजित हो पाता है। दूसरा, कुछ देश विशेषों में कुछ विशेष प्रकार की अवसंरचना होती है। जैसे भारत के संदर्भ में बात की जाए तो आईटी अवसंरचना हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है। तो ये कंपनीज भारत में इस प्रकार के अपने कैपेसिटी सेंटर स्थापित करेंगे जो आईटी अवसंरचना का लाभ ले पाएं। किसी अन्य देश विशेष में हो सकता है कि इन्हें स्किल्ड मैन पावर तुलनात्मक रूप से सस्ते दर पर मिल जाए, इसलिए वहां पर ये अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित कर सकती हैं। तो अपनी वैश्विक पहचान बनाए रखने के लिए, वैश्विक स्तर से ऑब्जर्वेशन प्राप्त करने के लिए और साथ ही जहां की जो दक्षता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हो, चाहे वो मैन पावर से जुड़ी हुई हो, उसका लाभ लेते हुए अपनी लागत को कम करने के लिए वैश्विक कंपनियों के द्वारा ये रणनीति अपनाई जाती है कि वो अपने कुछ सेंटर्स किसी अन्य देश में स्थापित करें जो उनको बैकएंड सर्विस देंगे और इन्हीं सेंटर्स को हम ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के नाम से जानते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये कि आखिर भारत में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की जो वृद्धि हुई, जैसा अभी हमने देखा, हमारे वित्त मंत्री जी ने क्या कहा कि 2024 में प्रति सप्ताह औसतन एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर भारत में स्थापित हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत में बहुत सारी सेवाओं की लागत कम है। भारत में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति हमें बेहतर देखने को मिलती है। भारत में कुशल और सस्ता कार्यबल, अंग्रेजी बोलने वाले युवा हमें आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही भारत में सरकार भी डिजिटल और नीतिगत तैयारी के साथ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को अपने यहाँ बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। बेसिक काम भी हमने किए, जैसे स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया मिशन इत्यादि, और सरकार अब स्पेसिफिकली ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को अपने यहाँ फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही हमारे पास बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। कुछ आंकलन ये कहते हैं कि अगर एक कंपनी यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करे और अगर भारत में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करे तो भारत में उसकी लगने वाली लागत 30 से 35% तक कम हो जाती है। तो भारत में कम लागत, कुशल और सस्ता कार्यबल, डिजिटल और नीतिगत तैयारी और बड़ा उपभोक्ता वर्ग, ये सारे कारण हैं जो भारत को ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को आकर्षित करने वाले हब के तौर पर तैयार करते हैं। अब हमने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की बात की, देखा कि वर्ष 24 में प्रति सप्ताह एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर औसतन भारत में स्थापित हुआ। इसके अलावा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की क्या स्थिति है और हमारी अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, रोजगार में क्या योगदान है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं वैश्विक उपस्थिति। भारत में 1800 से अधिक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं और अभी हमने देखा था जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सूची है उसमें से 50% कंपनियों ने ऑलरेडी भारत में अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित कर लिया है।
अगर हम इन ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के आर्थिक योगदान की बात करें तो भारत का में जो सकल जीवी होता है उसमें 68 बिलियन डॉलर के आसपास ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर योगदान दे रहे हैं। ये तो वर्तमान योगदान है। अनुमान है कि 2030 तक इनका योगदान बढ़कर 150 से 200 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। रोजगार के मामले में बात करें तो वर्तमान में 2.16 मिलियन लोगों को रोजगार दे रहे हैं ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। उम्मीद है कि 2030 तक यह आंकड़ा 2.5 से लेकर 2.8 मिलियन तक पहुंच जाएगा और लगभग 11% की दर से ये ग्रोथ कर रहे हैं। और हमारी जीडीपी में इन ग्लोबल जो है कैपेसिटी सेंटर्स का योगदान 1.6% के आसपास है। यानी आप देख रहे हो कि सिर्फ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर हमारे यहाँ है, यहीं से मामला समाप्त नहीं होता, बल्कि इनका जीडीपी में योगदान कितना है, इनका रोजगार में योगदान कितना है, ये सब जानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि आखिर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर चर्चा में क्यों रहे, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स होते क्या हैं और साथ ही ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के मामले में भारत की स्थिति क्या है। लेकिन अब एक अगला प्रश्न, क्या इतना आसान है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को भारत में आकर्षित करना? तो उत्तर है नहीं। इनके विकास में हमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। आप देखोगे कि भारत में अभी हमने बात की कि 1800 से ज़्यादा जीसीसीज हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश कुछ ही शहरों तक केंद्रित हैं और वो शहर हैं टियर 1 शहर। यानी आप देखोगे बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और अब जो है मुंबई या दिल्ली एनसीआर इत्यादि भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित हो रहे हैं। लेकिन अगर टियर 1 शहरों के अलावा टियर 2 और टियर 3 शहरों की बात की जाए तो इनका योगदान, जैसे कि अहमदाबाद, जयपुर, इनका योगदान अभी भी सीमित है। और इसका प्रमुख कारण है कि कुशल कार्यबल जो है इन शहरों में सीमित रूप से उपलब्ध है। साथ ही हमारे यहाँ डिजिटल कनेक्टिविटी, भौतिक कनेक्टिविटी के मामले में भी सीमितता देखते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे रूल रेगुलेशंस भी जटिल हैं। और जब ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर आपके यहाँ कार्य करेंगे तो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सब इस प्रकार का होना चाहिए कि साइबर सुरक्षा हो। लेकिन साइबर सुरक्षा के मामले में भी हमें आशंका समझ में आती है। तो ये सारे कारण हैं जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के जो है विस्तार को या स्थापना को भारत में प्रभावित कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें नई तकनीकों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें एआई, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब को अपनाना पड़ेगा। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर आपके यहाँ स्थापित और उस समय में जब इतने सारे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं तो यहाँ से नेविगेट करने की क्षमता भी आपके गवर्नेंस मॉडल में होनी चाहिए। आपको अपनी कार्यबल रणनीतियों को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा, यानी कौशल विकास करना पड़ेगा, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग करना पड़ेगा। आपको अपने कार्यबल को न्यू एज वर्क के लिए तैयार करना पड़ेगा। न्यू एज वर्क क्या है? परंपरागत शिक्षण व्यवस्था से जो हम सीखते हैं उसके अलावा जब आप डिजिटल लिटरेसी रखते हो, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो, जो नवीन प्रौद्योगिकियां हैं उनके अनुरूप जो कार्य की मांग बदल रही है उसके अनुरूप खुद को तैयार रखते हो, तो ये सारा कार्य करना पड़ेगा। और साथ ही हाइब्रिड वर्क मॉडल यानी वर्क फ्रॉम होम और जो परंपरागत ऑफिस में जाकर कार्य करना है, इस प्रकार के जो मॉडल्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा। और साथ ही भारत का कार्य सिर्फ यहीं तक नहीं है कि आप अपने यहाँ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को आमंत्रित करो, अपितु इससे आगे बढ़कर आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर ESG लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें। ESG मतलब एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नमेंट जो लक्ष्य हैं, यानी हम अपने लिए कुछ मानक बनाते हैं कि कोई भी उद्यम कार्य करे तो पर्यावरण के संदर्भ में ये कार्य करने चाहिए, ये दृष्टिकोण होना चाहिए, नैतिक, ये समाज को लाभ दे, है ना। तो इन सब लक्ष्यों के अनुरूप हमारे जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं ये काम करें, ये भी हमें देखना
होगा। तो ये पूरा आर्टिकल चर्चा में रहा क्योंकि वित्त मंत्री जी के द्वारा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स पर जोर दिया गया। तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स होते क्या हैं, भारत की स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशन क्या है और हम क्या कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। और साथ ही ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर से जुड़े हुए प्रमुख आंकड़े और उनकी परिभाषा आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछी जा सकती है कि ये होते क्या हैं या भारत में लगभग कितने जो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स है, क्योंकि मामला अत्यधिक चर्चा में है तो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रमुख न्यूज आर्टिकल जो जुड़ा हुआ है गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन क्षमता से। आर्टिकल चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत ने 50% गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन क्षमता को हासिल कर लिया है। अर्थात भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसे हिंदी में स्थापित विद्युत क्षमता के नाम से जाना जाता है, उसका 50% कहाँ से है? गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त किया है, जिसके चलते ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल चर्चा में रहा। अब हम देखते हैं कि हमारे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? 484.82। आपको एग्जैक्टली याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा 484 या 485 गीगावाट आप याद रख सकते हैं। यहाँ तक हमारी कुल स्थापित विद्युत क्षमता पहुँच गई है और इस स्थापित विद्युत क्षमता में 50% हिस्सेदारी गैर जीवाश्म आधारित स्थापित विद्युत क्षमता की हो गई है, जिसके चलते पूरा मामला चर्चा में बना रहा। अच्छा, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद होगा पेरिस समझौता, और पेरिस समझौते में व्यवस्था है INDC, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसे हिंदी में हम राष्ट्र स्तर पर निर्धारित योगदान के नाम से जानते हैं। अर्थात पेरिस समझौते के तहत राष्ट्र स्वयं निर्धारित करते हैं कि वो ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्र स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत भारत ने कुछ प्रमुख लक्ष्यों को अपनाया है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये था कि हम 2030 तक हमारी कुल जो विद्युत स्थापित क्षमता है उसमें 50% तक स्थापित क्षमता किसकी बना देंगे, या 50% तक विद्युत स्थापित क्षमता कहाँ से आएगी? गैर जीवाश्म ईंधन से आएगी। तो इस टारगेट को हमने अचीव कर लिया। ध्यान रहे, अगर किसी विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले ये सीमा 40% थी, बाद में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया कि हमारी जो एनर्जी बास्केट है उसमें 50% तक हिस्सेदारी किसकी होगी? जीवाश्म ईंधन की होगी। अब हमने लक्ष्य रखा था 2030 के लिए, लेकिन भारत ने 2025 में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यानी कुल स्थापित विद्युत क्षमता में आज 50% स्थापित विद्युत क्षमता कहाँ से आ रही है? गैर जीवाश्म स्रोतों से आ रही है। तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, इसलिए ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल चर्चा में है। तो ये कारण है जिसके चलते हम देखते हैं कि ये आर्टिकल चर्चा में बना हुआ है। अब इसी के बारे में कुछ अन्य तथ्य जानने की कोशिश करते हैं, और आप देखोगे इस टेबल में बताया गया है कि तापीय क्षेत्रक से जो स्थापित ऊर्जा क्षमता है उसका प्रतिशत कितना है? 49.92%। अच्छा, परमाणु से है 1.81%, यानी 2% से कम। बड़ी जल विद्युत यानी जो 25 मेगावाट से बड़ी परियोजनाएं होती हैं, वहां से जो जल विद्युत पैदा होती है तो उसकी हिस्सेदारी 10.19% है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी अन्य स्रोत, जिसमें आप देखोगे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा सब शामिल हो जाते हैं, इनकी हिस्सेदारी 38.08% के आसपास है। एक बात और जो ध्यान देने की है, क्योंकि ये आंकड़े हैं नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े हुए आंकड़े हैं, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता से जुड़े हुए आंकड़े हैं, तो प्रीलिम्स में प्रश्न बनने की संभावना है। जब सरकार कह रही है कि 50% तक जो
स्थापित विद्युत क्षमता है वो क्या हो गई है, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी नहीं कहा, बल्कि सरकार ने क्या कहा, गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों पर आधारित है। तो जब हम गैर जीवाश्म की बात करते हैं तो उसमें परमाणु ऊर्जा, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं और नवीकरणीय ऊर्जा, ये तीनों जुड़ जाती हैं, तब बनता है क्या, गैर जो है जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता। तो ये ध्यान देने की बात है कि इसमें परमाणु को भी हमने शामिल किया है, बड़ी जल विद्युत को तो हमने शामिल कर ही लिया है, और नवीकरणीय ऊर्जा के जो अन्य स्रोत हैं उनसे जो स्थापित क्षमता है उनको भी शामिल कर लिया है, तब ये प्रतिशत जाकर बना है 50% से अधिक। अब साथ ही सरकार ने ये भी बताया है कि आखिर हमने इस उपलब्धि को हासिल कैसे किया। तो सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स रहे, जिसमें से एक है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जो सोलर रूफटॉप की स्थापना को प्रमोट करता है, और 7 लाख सोलर रूफटॉप की स्थापना इस स्कीम के तहत की जा चुकी है। साथ ही सरकार की पीएम कुसुम योजना भी है, जो किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप उपलब्ध करवाती है, ताकि कृषि क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को संभव बनाया जा सके। विनिर्माण के स्तर पर भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का नाम आपने सभी ने सुना होगा। इस प्रकार की योजनाओं में हमने किसको, सोलर फोटोवोल्टिक और विंड टरबाइन इत्यादि के उत्पादन को भी शामिल किया, ताकि इनका उत्पादन बढ़े तो नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी भी बढ़े। हमने ट्रांसमिशन अवसंरचना पर भी कार्य किया, यानी एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच जब ऊर्जा को भेजा जाए तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस चाहिए, प्रणालियां चाहिए, तो उन पर भी निवेश किया, जिससे कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिला। इतना ही नहीं, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम 2022 है, ये उपभोक्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता तक बेहतर पहुंच प्रदान करते हैं। और प्रमुखतः कौन से उपभोक्ता, जो कमर्शियल हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, उनको बेहतर पहुंच दी जा रही है कि वो नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाए। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से हमने 100% एफडीआई की भी अनुमति दी। साथ ही अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की व्यवस्था भी की। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है कि कुछ परियोजनाएं जो इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पर तो महत्वपूर्ण है, उनसे लाभ होगा, लेकिन फाइनेंशियली वाइबल नहीं है, यानी वित्तीय तौर पर वो वाइबल नहीं है, क्योंकि इस परियोजना या इस प्रकार की परियोजनाओं को जो लागू करेगा उसे वित्तीय हानि उठानी पड़ सकती है। तो सरकार देखती है कि देखिए, परियोजना तो जरूरी है, रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होगा, लेकिन अगर इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलाने वालों को हानि होगी तो वो ऐसे प्रोजेक्ट चलाएंगे नहीं। तब सरकार हस्तक्षेप करती है और धनराशि का एक निर्धारित प्रतिशत जो है वो प्रदान करती है। इसी को वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो पीएम कुसुम योजना, सोलर रूफटॉप को प्रमोट करना, ओपन एक्सेस नियम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये सारे कदम रहे जिनका समग्र प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और ये प्रभाव क्या है कि हमने 2030 से 5 वर्ष पहले ही, अर्थात 2025 में ही आईएनडीसी के तहत रखे गए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो इस उपलब्धि का महत्व क्या है? इस उपलब्धि ने ये साबित कर दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया संभव है, यानी हम समृद्धि और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। भारत समृद्धि के रास्ते पर भी आगे जा रहा है और पर्यावरण के अपने लक्ष्य को भी समय से पहले भारत ने पूरा कर लिया। और लक्ष्य क्या था कि 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता में 50% तक जो क्षमता हो वो गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों से आए। और ये भारत की क्लाइमेट गोल्स को लेकर अग्रणी और नेतृत्वकारी भूमिका का भी प्रदर्शन करता है। इससे भारत को एक और लाभ होगा, जब हमारी एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी, हमारे ऊर्जा स्रोतों में विविधता आएगा, ये भी हमारे लिए लाभ की स्थिति है। और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में या गैर जीवाश्म आधारित विद्युत के मामले में जो भी प्रगति हम कर रहे हैं उससे रोजगार के भी अवसर पैदा हो रहे हैं। तो ये सारे पहलू थे जो इस न्यूज़ आर्टिकल में कवर किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारी
गैर जीवाश्म आधारित स्थापित क्षमता कितनी हो चुकी है। जब हम गैर जीवाश्म टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो किस किस स्रोत से स्थापित या प्राप्त ऊर्जा को उसमें हम कंसीडर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुल स्थापित क्षमता कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी सूचना प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जब भी नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि भारत ने किस प्रकार की उपलब्धि को हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर। ये जुड़ी हुई है नीति आयोग की एक रिपोर्ट से, जिसका नाम है ट्रेड वॉच क्वार्टरली। ये रिपोर्ट किस क्वार्टर के संदर्भ में बात करी है? ये रिपोर्ट वित्त वर्ष 25 के क्वार्टर 3, यानी वित्त वर्ष 25 का क्वार्टर 3 कौन सा होगा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं 24 वर्ष के, तो इन 3 महीनों में भारत के व्यापार की स्थिति क्या रही, इस बारे में बात कर रही है नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट। अब हम इस रिपोर्ट को यहाँ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि 3 महीने में व्यापार की स्थिति क्या रही, बल्कि इस रिपोर्ट में एक थीमेटिक सेक्शन है, यानी रिपोर्ट का एक सेक्शन है जो डेडिकेटेडली इस बारे में बात करता है कि अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ वृद्धि की गई है उसका भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी मामले में या इसी पर चर्चा करने के लिए हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 4, जो भारत पर अमेरिकी प्रशुल्क के प्रभाव की चर्चा करता है। तो यहाँ पर बताया है, जो अभी मैंने बताया, कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जो किस बारे में बात करती है कि भारत के व्यापार पर अमेरिका के टैरिफ या प्रशुल्क की जो घोषणा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस बारे में व्यापक विश्लेषण है और ये देखा गया है या ये बताया गया है कि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता किस प्रकार से प्रभावित होगी, और भारत चाहता है कि भविष्य में अपने आप को निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाए रखे, तो भारत को क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि वर्तमान अमेरिकी प्रशुल्क व्यवस्था का आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर, और जो भारत के समकक्ष अन्य राष्ट्र हम देखते हैं जो यूएस को अच्छी खासी मात्रा में निर्यात करते हैं उन पर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, जब हम टैरिफ की बात करते हैं तो ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठना चाहिए कि टैरिफ वृद्धि का अर्थ क्या होता है और उसके मायने क्या होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा टैरिफ दरों को बढ़ाया जा रहा है विभिन्न विभिन्न उत्पादों को लेकर विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों के संदर्भ में। अगर अमेरिका किसी राष्ट्र के प्रति, जैसे चीन के किसी उत्पाद को लेकर अगर टैरिफ दर को बढ़ाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि चीन का यह उत्पाद जब अमेरिका पहुंचेगा तो इस उत्पाद पर टैरिफ लगेगा। टैरिफ लगने के चलते या प्रशुल्क लगने के चलते ये उत्पाद अमेरिका के बाजारों में महंगा हो जाएगा। महंगा होने के चलते ये पूरी संभावना बनेगी कि वहां के उपभोक्ता या ग्राहक इस उत्पाद को कम वरीयता दें, क्योंकि ग्राहक सदैव उस उत्पाद को वरीयता देते हैं जिसकी गुणवत्ता भी सही हो और जो कीमत प्रतिस्पर्धी हो। तो ये जो टैरिफ की घोषणा अमेरिका द्वारा की जा रही है, इससे ये संभावना बनेगी कि जिन राष्ट्रों पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगेंगे या जिन राष्ट्रों के जिन उत्पादों पर टैरिफ बढ़ेंगे, वो उत्पाद अमेरिका में कॉस्ट कॉम्पिटिटिव ना रहे, जिससे उनकी मांग कम हो जाएगी। और मांग कम होगी तो उन उत्पादों के निर्यात करने वाले जो राष्ट्र हैं उनका निर्यात प्रभावित हो जाएगा। तो ये बेसिक क्लैरिटी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में किस बात पर बल दिया गया है। देखिए, ये रिपोर्ट कहती है कि जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा या यूएसए के द्वारा टैरिफ में वृद्धि हुई है, उससे ये संभावना बनेगी कि भारत की जो है अमेरिका में निर्यात हिस्सेदारी बढ़े। अब ये सोचने की बात है कि आखिर ऐसा कैसे होगा, क्योंकि अमेरिका ने तो भारत के संदर्भ में भी टैरिफ वृद्धि की बातें की है। तो चलिए देखते हैं, भारत उन उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है जिनका वह वर्तमान में अमेरिका को निर्यात करता है। कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, कुछ राष्ट्र हैं जो
उत्पाद अमेरिका को निर्यात कर रहे हैं। जरा सोचिए कि उनके संदर्भ में टैरिफ बढ़ा, लेकिन भारत का टैरिफ उन उत्पादों के मामले में उतना नहीं बढ़ा जितना अन्य राष्ट्रों का टैरिफ बढ़ा। जैसे भारत का टैरिफ उतना नहीं बढ़ा, लेकिन चीन, मैक्सिको, कनाडा, वियतनाम, थाईलैंड जैसे राष्ट्रों का अगर कुछ उत्पादों पर टैरिफ ज़्यादा बढ़ा तो टैरिफ बढ़ने के बावजूद भी भारत को सापेक्षिक लाभ मिलेगा, क्योंकि रिपोर्ट कह रही है कि 30 प्रमुख उत्पादों की बात की जाए जिनको भारत अमेरिका को निर्यात करता है, तो हम देखते हैं कि 22 उत्पादों के मामले में भारत के लिए अमेरिका ने टैरिफ उतने नहीं बढ़ाए जितना टैरिफ अन्य राष्ट्रों के लिए बढ़ गए हैं। तो उन राष्ट्रों के उत्पाद अमेरिका में और महंगे होंगे, जिससे भारत को सापेक्षिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। और ये अनुमान है कि इससे भारत को जो है 61% तक ऐसे मामले हैं जहां लाभ मिलने की संभावना है। यानी ये बात सिर्फ इतनी सी है कि टैरिफ तो बढ़ा, लेकिन अन्य का टैरिफ आपसे ज़्यादा बढ़ा तो अन्य के उत्पाद आपसे जो है पिछड़ जाएंगे, क्योंकि वो और कम कीमत प्रतिस्पर्धी हो गए। आपका टैरिफ बढ़ा लेकिन अन्य की तुलना में कम बढ़ा, तो सापेक्षिक तरीके से अभी भी आप लाभ की स्थिति में हो। साथ ही रिपोर्ट कहती है कि भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे परमाणु रिएक्टर, लोहा, इस्पात, वस्त्र, विद्युत उपकरण इत्यादि। क्यों? चीन, मैक्सिको और कनाडा से भारत को बढ़त मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में, इन राष्ट्रों के संदर्भ में टैरिफ ज़्यादा बढ़े हैं, भारत के संदर्भ में ज़्यादा व्यापक प्रभाव देखने को नहीं मिला। रिपोर्ट कहती है कि जो 30 प्रमुख उत्पाद भारत अमेरिका को निर्यात करता है, उसमें से 6 ही ऐसे हैं जिन मामलों में भारत पर प्रशुल्क दर अधिक है, लेकिन इसका प्रभाव या इस प्रशुल्क का जो नुकसान है वो 1% के आसपास ही रहेगा। लेकिन अगर भारत सही तरीके से आगे बढ़ता है तो इस प्रभाव से भी हम निपट सकते हैं। और भारत के सामने अवसर भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु रिएक्टर और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे परिधान और वस्त्र इत्यादि, जहां भारत जो है अपना निर्यात अमेरिका में और बढ़ा सकता है। तो मोटा मोटा अगर इस रिपोर्ट का कंक्लूजन मैं ड्रॉ करूं, क्योंकि चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि टैरिफ तो बढ़ा, लेकिन जो अन्य राष्ट्र हैं उनका टैरिफ ज़्यादा बढ़ने के चलते भारत अभी भी सापेक्षिक लाभ की स्थिति में है। आवश्यकता है तो इस बात की कि भारत उन क्षेत्रों को पहचाने जहां भारत अपनी बढ़त का इस्तेमाल करके अपने निर्यात को बेहतर कर सकता है। इन शॉर्ट इस पूरी रिपोर्ट का कंक्लूजन यही है। साथ ही रिपोर्ट ये भी बात करती है कि अब अगर बढ़त का लाभ उठाना है या जो अवसर है उसका लाभ उठाना है, तो भारत को कुछ नीतिगत उपाय करने पड़ेंगे, जिसमें पहला नीतिगत उपाय बताया है वस्तु व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। और उपाय क्या है? अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धा को भारत को बढ़ाना पड़ेगा। भारत लेबर इंटेंसिव कंट्री है, बड़ी पॉपुलेशन है, तो क्यों ना भारत इन क्षेत्रों पर ध्यान दे। हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आए, अब इस स्कीम का लाभ क्यों ना उन क्षेत्रों को दें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। तो यही सुझाव इस रिपोर्ट में दिया गया है। साथ ही ये भी कहा है कि भारत को क्रॉस सब्सिडी को घटाना पड़ेगा, और रेफरेंस दिया है विद्युत क्षेत्र का। क्रॉस सब्सिडी क्या है? मैं आपको कोई लाभ दूं, उसके एवज में मैं किससे धन प्राप्त करूं? किसी अन्य से प्राप्त करूं। यही बिजली टैरिफ्स में होता है। सरकारों के द्वारा नागरिकों को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जाती है, और जो बिजनेस हैं, जो उद्योग हैं, उनसे ऊंची दरों पर जो है प्रशुल्क वसूला जाता है, ताकि यहाँ जो सरकार को, नागरिक वर्ग को सस्ती दर में विद्युत देकर जो हानि हो रही है उसकी प्रतिपूर्ति उद्योग क्षेत्र से वो कर ले। लेकिन इससे उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी और हमारे उद्योगों द्वारा उत्पादित जो उत्पाद है वो कम कीमत प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 सुझाव हैं कि जो PLI स्कीम है उसे श्रम प्रधान उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही जो क्रॉस सब्सिडी जैसे आपके सिस्टम है उनको आपको समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही ये भी बताया गया है कि MSME पर ध्यान देना पड़ेगा, औपचारिक वित्त तक इनकी पहुंच बढ़ानी पड़ेगी, और इस हेतु भारत को अपने वित्तीय बाजार को सुदृढ़ करना होगा, बॉन्ड बाजार पर ध्यान देना
होगा। साथ ही ये भी बताया है कि व्यापार करने में भी सुगमता लानी पड़ेगी, बाजार तक पहुंच बेहतर करनी पड़ेगी और इस हेतु कुछ सुझाव दिए हैं कि जो अधिकृत अथॉराइज्ड इकोनॉमिक जो परिचालक हैं, इस प्रकार का कार्यक्रम इसे बेहतर बनाया जा सकते हैं। कुछ और नहीं बल्कि इकाइयां होती हैं जिन्हें ये अथॉराइज्ड होता है कि ये कस्टम क्लियरेंस इत्यादि के मामले में अपनी भूमिका निभा पाए। तो इस प्रोग्राम को बेहतर बनाना होगा। निर्यात संवर्धन मिशन के तहत लक्षित योजनाओं को शुरू करना पड़ेगा ताकि हमारे यहाँ व्यवसाय करने और बाजार तक पहुंच के मामले में सुगमता आ पाए। साथ ही भारत को अपने समझौतों पर ध्यान देना पड़ेगा। भारत मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है, उन समझौतों पर ध्यान देना पड़ेगा और वो समझौते जो लंबे समय से पेंडिंग हैं, उन समझौतों को पूरा भी करना पड़ेगा। और इसी प्रकार का एक समझौता है भारत EU समझौता। तो ये सारे फ्रंट हैं जहां पर हमें कार्य करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि जो बढ़त हमें मिल रही है उसका लाभ हम उठा पाए। इतना ही नहीं, भारत को सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी काम करना पड़ेगा। और उसका एक तरीका क्या है कि भारत जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है उनमें सेवाओं पर ध्यान दे, जैसा कि भारत और यूके के समझौते में हुआ है। भारत और यूके के समझौते में सेवा और निवेश के संदर्भ में अच्छे खासे प्रावधान शामिल किए हैं और सेवा भारत की स्ट्रेंथ है। सेवाओं के मामले में भारत जितनी वैल्यू का आयात करता है उससे कहीं ज्यादा का निर्यात करता है। तो सेवा भारत की स्ट्रेंथ है। तो भारत जो भी मुक्त व्यापार समझौते करे उनमें सेवाओं को वरीयता के साथ शामिल करे। साथ ही भारत को पारस्परिक मान्यता समझौतों को भी व्यापक बनाना पड़ेगा। मतलब हमारी कुछ चीज़ों को आप मानते हैं तो आपकी कुछ चीज़ों को हम मानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिका के साथ पारस्परिक मान्यता समझौता करें, अर्थात अगर आप हमारे नागरिकों को अपने यहाँ पहुँच देते हैं, सुविधा देते हैं, तो हम आपके नागरिकों को भी अपने यहाँ आसान पहुँच या सुविधा देंगे। इस प्रकार के जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें पारस्परिक मान्यता समझौता कहा जाता है। और सेवा के मामले में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी ने सेवा मोड पढ़े होंगे, जिसमें से एक मोड है कि किसी देश के नागरिक बाहर दूसरे स्थान पर दूसरे देश में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। साथ ही सरकार को लाइसेंसिंग और विनियामक अनुपालन को सरल बनाना पड़ेगा। बहुत सारे मामले हैं जो भारत के सेवा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे डेटा अनुपालन का मामला है, बौद्धिक संपदा का मामला है। और साथ ही अगर सर्विस सेक्टर पर हमें काम करना है तो हमें कौशल उन्नयन और तकनीक पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। हमें डिजिटल हेल्थ, फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब में निवेश करना पड़ेगा। नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा क्योंकि सर्विसेज में सबसे की कंपोनेंट हो जाता है ह्यूमन। और सर्विसेज की डिलीवरी के मामले में आज के समय में डिजिटल स्फीयर काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। तो जब तक हम दोनों के मामले में काम नहीं करेंगे तब तक सेवाओं के मामले में हमारा प्रदर्शन और बेहतर हो इसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो स्पेसिफिकली बात करती है कि यूएस के द्वारा जो टैरिफ बदलाव किए गए हैं उससे भारत पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। और साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगर भारत चाहता है कि जो अवसर उसके सामने उनका वो लाभ उठाए तो वस्तु व्यापार के मामले में भारत को क्या करना चाहिए और सेवा व्यापार और प्रमुखतः निर्यात के मामले में भारत को क्या करना चाहिए। अब ये सारी जानकारी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले काफी समय से यूएसए द्वारा घोषित टैरिफ दरें चर्चा का विषय बनी हुई है। तो कोई भी प्रश्न जो बढ़ती टैरिफ दरों पर भारत के प्रभाव की बात करें ना कि बढ़ती टैरिफ दरें भारत को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की अंतिम प्रमुख खबर जो जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। खबर बड़ी ही सरल है, सहज है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते ये न्यूज़ आर्टिकल चर्चा में रहा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए कब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया? तो 2015 में। मंत्रालय कौन सा था ये जानकारी जरूरी है जिस पर ध्यान देना है। तो मंत्रालय है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय।
अब देखते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में और कौन सी जानकारी है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान में इस योजना का ध्यान रहे चौथा चरण काम कर रहा है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, 2025 में क्या किया गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, और साथ ही 2 अन्य योजनाओं को स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्रीय क्षेत्रक योजना का प्रमुख घटक बना लिया गया। तो एक तो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, यानी अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है, ये अप्रेंटी क्या होते हैं, वो लोग जो नए होते हैं, सीख भी रहे होते हैं और कार्य भी कर रहे होते हैं, तो उनको लेकर एक इनिशिएटिव है। साथ ही जन शिक्षण संस्थान योजना, जो 15 से 45 आयु वर्ग के जो निरक्षर लोग हैं या नव साक्षर हैं या जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनको व्यावसायिक कौशल प्रदान करने का काम करता है। यानी 25 में स्किल इंडिया कार्यक्रम को रीस्ट्रक्चर किया और एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना और तीसरा जन शिक्षण संस्थान योजना को इसमें शामिल कर दिया गया। तो ध्यान रहे, ऐसा कोई प्रश्न बने तो ये जानकारी आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 10 साल पूरे हुए हैं, तो आखिर इस योजना के तहत प्रमुख घटक क्या है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देती है और इस ट्रेनिंग के सापेक्ष जो है सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुरूप पाठ्यक्रम और ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था इस स्कीम के तहत है। अच्छा, अगर किसी के पास पूर्व का कोई कौशल है तो उस कौशल को भी रिकॉग्नाइज करती है, जो है प्रायोरिटी रिकॉग्नाइजेशन की व्यवस्था भी इस स्कीम में है। और साथ ही स्कीम में कुछ ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे घटक हैं, इनिशिएटिव हैं जो हाशिए पर समुदाय हैं या दुर्गम क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का भी काम करती हैं, और साथ ही भविष्य की नौकरी के लिए अनुकूलित कौशल प्रशिक्षण भी। और भविष्य क्या है, आज हम एआई की बात करते हैं, आज हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, है ना, डिजिटल स्फीयर की बात करते हैं, तो ऐसी आवश्यकताएं जो भविष्य के अनुरूप हो उनका पूरा करने का काम भी ये स्कीम करती है। स्कीम की उपलब्धि क्या रही, 2015 से अब तक 1.63 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये स्कीम समावेशी विकास में भी सहायक है। क्यों? क्योंकि इसने हाशिए पर जो समुदाय हैं उनकी कौशल विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे त्रिपुरा में 2500 ब्रू जनजातियों के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया, असम और मणिपुर में जेल के कैदियों को कौशल प्रदान किया गया, और 18 राज्यों में पंख परियोजना के तहत 70% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। समावेशिता की बात की जाए तो महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग इत्यादि के समावेशन में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चरण चौथा है उसमें तो प्रमुख है भविष्य के लिए तैयार कार्यबल। और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल कौन सा है, जो एआई को जानता हो, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन, ग्रीन एनर्जी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े हुए प्रशिक्षण को भी शामिल करता हो। तो भविष्य के लिए तैयार कार्यबल पर ध्यान दिया जा रहा है इस योजना के तहत, और साथ ही पारंपरिक शिल्पों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे नागालैंड और जम्मू कश्मीर के कारीगरों व बुनकरों के लिए कौशल उन्नयन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मंत्रालय कौन सा है, कब शुरू होती है, कौन सा चरण है, अब किस प्रमुख मिशन के तहत ये चल रही है। तो जो हमारा कौशल विकास मिशन है उसके तहत 3 घटकों में से एक घटक ये है। इसकी उपलब्धि क्या रही, इन सारे पहलुओं पर हमने चर्चा की। स्कीम आधारित जो प्रश्न है वो प्रमुखतः प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो स्कीम के जो की फीचर्स है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल स्कीम का एनालिसिस भी प्रस्तुत किया गया है। तो अगर मुख्य परीक्षा में इस स्कीम से या इसके आसपास कोई प्रश्न बने तो स्कीम की उपलब्धियों की चर्चा आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों के साथ। संक्षिप्त सुर्खियों में आज की हमारी
पहली सुर्खी जुड़ी हुई है टेलिस्मैन सेबर अभ्यास से। ये अभ्यास आखिर क्या है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है और ये 2025 में सिडनी में आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, जिसके चलते टेलिस्मैन सेबर अभ्यास चर्चा में है। 19 देश और 35,000 से अधिक सैन्य कर्मी इसमें भाग लेते हैं और यह अभ्यास भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष एवं साइबर स्पेस में आयोजित किया जाता है। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण ये जानना है कि इसके प्रमुख भागीदार कौन हैं। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे तथा यूनाइटेड किंगडम आदि शामिल हुए हैं और इसमें कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं। इस अभ्यास में लाइव फायर अभ्यास है ना, एम्फीबियस लैंडिंग, थल सेना की चतुराई, हवाई युद्ध, समुद्री क्षेत्र में संचालन इत्यादि पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये है टेलिस्मैन सेबर अभ्यास और ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है और ध्यान रहे भारत इसका हिस्सा है। और ये सैन्य अभ्यास किस किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ये भी जानना जरूरी है। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि तथ्यात्मक प्रकार का न्यूज आर्टिकल है। अगला न्यूज आर्टिकल जुड़ा हुआ है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में कुछ आंकड़े आए हैं। आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO के द्वारा। आंकड़े क्या कहते हैं कि जून 2025 में भारत में खुदरा या रिटेल इन्फ्लेशन की दर कम होकर 2.10% के स्तर पर आ गई है। और ध्यान रहे कि इतना कम रिटेल इन्फ्लेशन ये 6 साल में पहली बार हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ हमारे लिए प्रमुख हो जाती है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि CSO किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो मोस्पै मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वह इंडेक्स है जो कंज्यूमर या उपभोक्ता या रिटेल के स्तर पर इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है ये जानने में हमारी मदद करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो है 2012। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2014 से RBI के द्वारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए जिस इंडेक्स का यूज किया जाता है वो इंडेक्स भी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि इससे पहले किसका इस्तेमाल हुआ करता था? होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो सरकार और RBI जब इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं तो इन्फ्लेशन के आंकड़ों के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी जानकारी है जो CPI से जुड़ी हुई है एवं महत्वपूर्ण है। अगला हमारा न्यूज़ आर्टिकल है नकली सामान या काउंटरफीट तरह की जो गुड्स हैं उनसे जुड़ा हुआ। आखिर ये नकली सामान क्या होता है? जो ओरिजिनल ब्रांडेड सामान होता है उनका आप देखोगे फेक या अनऑथोराइज्ड जो रेप्लिका या कॉपीज बनती हैं उन्हीं को हम नकली सामान के नाम से जानते हैं। अब ये नकली सामान चर्चा में इसलिए रहा कि जर्मनी ब्रांड बिर्केनस्टॉक ने नकली सैंडल बनाने वाले भारत के दिल्ली और आगरा के निर्माताओं और व्यापारियों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक सिविल सूट जारी किया है, जिसके चलते ये मामला चर्चा में रहा। ये मामला बार बार चर्चा में रहता। भी कुछ दिन पहले नाइक और कैनवर्स जैसी जो ब्रांड्स हैं उन्होंने भी नकली उत्पाद के जो 52 नेटवर्क्स हैं उन पर आपत्ति जताई, उनको सू किया। तो ये मामले भारत में बार बार चर्चा में बने रहते हैं। चलिए कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं नकली सामान के बाजार के बारे में। OECD ने 2022 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि नकली वस्तुओं के वैश्विक व्यापार के मामले में चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत भी एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है। साथ ही 2022 की क्रिसल की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार रिटेल बाजार में, भारत के रिटेल बाजार में 25 से 30% नकली वस्तुएं होती हैं। क्या कोई कानून है भारत में जो इस प्रकार के नकली सामान के खिलाफ जो मूल उत्पादक हैं उनको कोई सुरक्षा प्रदान करता है? कंपनी या ब्रांड्स को कोई सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये जानकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
भारतीय कानून के तहत कोई ब्रांड अपने उत्पाद को ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और डिजाइन्स एक्ट 2000 के जरिए सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इन कानूनों से जो है एक कंपनी को, एक ब्रांड को क्या अधिकार मिल जाता है? कानूनी कार्यवाही करने, अदालत में राहत पाने और अगर नकली माल है तो उसे जब्त करने का अधिकार भी ब्रांड को मिल जाता है। तो बाकी तो मामला सिंपल सा है, लेकिन कानूनी प्रावधान क्या है इस मामले में, ये जानकारी महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला जो हमारा न्यूज आर्टिकल है या संक्षिप्त सुर्खी है वो जुड़ी हुई है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA। चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA के जरिए 71 महत्वपूर्ण दवाओं के मूल्य को तय किया है। इसलिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण चर्चा में आई। अब ये प्राधिकरण है क्या, स्थापना किस प्रकार से होती है, कार्य क्या है, ये जानना जरूरी है। तो इसकी स्थापना, ध्यान देना, 1997 में भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से, किस मंत्रालय के तहत? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत या अधीन औषध विभाग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में की गई। यानी किस मंत्रालय के किस विभाग से जुड़ा हुआ है NPPA? तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग का एक अटेस्ट जो है कार्यालय है, कौन? NPPA। ध्यान रहे, क्या ये एक सांविधिक निकाय है? नहीं, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव के माध्यम से हुई है। उद्देश्य क्या है? दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में कार्य करता है NPPA, ताकि दवाएं जो है वहनीय दरों पर उपलब्ध हो, इस बात को सुनिश्चित ये कर पाए। कार्य क्या है? औषधि विभाग द्वारा जारी जो औषधि मूल्य निर्धारण या नियंत्रण आदेश है के तहत दवाओं की कीमत तय करना और समय समय पर उस पर बदलाव करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? NPPA। तो किस मंत्रालय के किस विभाग से ये अटेस्ट कार्यालय है? क्या ये सांविधिक है? नहीं, एक रेजोल्यूशन के माध्यम से स्थापित और प्रमुख कार्य क्या है? दवाओं की कीमतों को तय करना और इस हेतु औषधि मूल्य और नियंत्रण आदेश है जो इन्हें ऐसा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये सारी जानकारी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगला न्यूज आर्टिकल जुड़ा हुआ है शिकानसेन तकनीक से। अब ये शिकानसेन तकनीक कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि ये हाई स्पीड ट्रेन से जुड़ी हुई तकनीक है। चर्चा में क्यों है? नेक्स्ट जनरेशन E10 शिकानसेन ट्रेन भारत और जापान में एक साथ शुरू की जाएगी। भारत में ये रेलगाड़ियां कहाँ? मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे 500 किलोमीटर से अधिक के हाई स्पीड यानी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बीच चलेंगी। तो इसलिए ये मामला चर्चा में है। अब शिकानसेन तकनीक क्या है? तो ये जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन तकनीक है। ये विश्व की सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद, उच्च गति, उच्च क्षमता, हाई फ्रीक्वेंसी वाली परिवहन प्रणाली मानी जाती है। अब ये क्यों सुरक्षित है? क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टक्कर रोधी या क्रैश अवॉइडेंस सिद्धांत कार्य करता है। दो प्रकार से चीजें लागू की गई हैं। पहला क्या है कि एक तो ये हाई स्पीड ट्रेन अपने लिए डेडिकेटेड या विशेष ट्रैक पर ही चलेंगी। दूसरा, इनमें लेवल क्रॉसिंग यानी जहां रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क इंटरसेक्ट करता है वैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, यानी ये लेवल क्रॉसिंग रहित है। इसमें ATC सिस्टम यानी ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है जो आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन की गति को भी कंट्रोल कर सकता है। साथ ही इसमें एरोडायनामिक डिजाइन है ना, तो इससे शोर भी कम होता है, ऊर्जा की बचत होती है और सफर भी आरामदायक बनता है। तो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से जुड़ी हुई है शिकानसेन तकनीक। अब उसकी विशेषताएं क्या है ये आपको देखना है। अगली संक्षिप्त सुर्खी है रैम एयर टरबाइन यानी रेट के बारे में। अब ये क्यों चर्चा में है? हम सभी को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया की विमान दुर्घटना के बारे में पता है। हम ये भी जानते हैं कि इसको लेकर जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो चर्चा में आई और ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि रैम
एयर टरबाइन यानी रेट की सक्रियता देखी गई है, जिसके चलते रेट चर्चा में रहा। तो ये क्या है, एक छोटा टरबाइन होता है जो आप देखोगे विंग के कंपार्टमेंट में लगाया जाता है। अगर किसी वायुयान की या विमान की मुख्य कार्यप्रणाली विफल हो जाए तो आपातकाल में ये ऊर्जा या शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। यह विमान की गति और वायु की गति से शक्ति उत्पन्न करता है। विद्युत जनरेटर या हाइड्रोलिक पंप से ये जुड़ा होता है। विमान की ईंधन आपूर्ति बाधित होने पर यह सिस्टम मैनुअल रूप से या स्वतः कार्य करने लगता है। यही है रेट। तो जो विमान दुर्घटना के संदर्भ में प्रथम रिपोर्ट आई उसमें रेट की सक्रियता को देखा गया, इसलिए रेट है क्या, इस बारे में जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। बेदिन खुलम उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मेघालय में मनाया गया। ये उत्सव क्या है? इस उत्सव का शाब्दिक अर्थ यानी बेदीन खलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? महामारी को दूर भगाना। यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण और समुदाय द्वारा चुनौतियों से निपटने की जो क्षमता है उसके प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह पनार यानी जयंतिया जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है और किस प्रकार का उत्सव है? यह नृत्य उत्सव है। इसे हर साल कब मनाया जाता है? जुलाई में, फसल बुआई के बाद बनाया जाता है। अब इसमें देखोगे कि युवा लोग बांस के डंडों से छत पर प्रहार करते हैं ताकि बुरी आत्माओं, महामारियों और बीमारियों को दूर भगाया जा सके। और इस दौरान दैत लवाकोर और इयायत भांग, दैत लवाकोर क्या है? लकड़ी की गेंद से खेला जाने वाला फुटबॉल जैसा खेल, और इयायत भांग क्या है? रस्साकस्सी जैसा खेल। तो ये खेल खेले जाते हैं, नृत्य उत्सव है। यह पनार जनजाति का महत्वपूर्ण उत्सव है, ठीक है। और इसका शाब्दिक अर्थ है महामारी को दूर भगाना, और ये आयोजित किया जाता है जुलाई में फसल बुआई के पश्चात। तो इस उत्सव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों पर ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेस इन न्यूज। और जो चर्चा में है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया मैत्री ग्रांट्स 2025 के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों में अपनी साझेदारी मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। मैत्री ग्रांट क्या है? देखिए, सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस द्वारा इसे संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? संस्कृति, शिक्षा, शोध के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग बेहतर हो। तो इस चलते या इस कारण से ऑस्ट्रेलिया चर्चा में आ गया। अब ये सर्वविदित है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश ये दुनिया का छठा बड़ा देश है। हाँ, ये बात अलग है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है? तो इसकी पश्चिम में सीमा कहाँ से लगती है? हिंद महासागर में। और इसकी पूर्वी सीमा दक्षिणी प्रशांत महासागर से लगती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी है। इसके अलावा कुछ और विशेषताएं भी है कि यहाँ का उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट कोशियंस्को। यह पूर्वी जो है हाईलैंड्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सभी ने सुना है। क्वींसलैंड प्रांत के पूर्वी तट पर यह स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ है और इसे 1981 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे स्वर्ण, लोहा, सीसा, निकिल, यूरेनियम, जस्ता इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। तो ये प्रमुख बातें हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का न्यूज़ टुडे अंक। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और साथ ही परीक्षा में किस जानकारी का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है इस मामले में भी आपकी समझ बेहतर हुई होगी। अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए और जानकारी को लंबे समय तक रिटेन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट सेक्शन में उनका उत्तर लिखकर भेज दीजिए। इसी के साथ आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।